आईवीएफ करवा रहे बहुत सारे कपल्स जो है अक्सर इस सवाल के साथ परेशान होते हैं कि हम मान लो इनफर्टिलिटी के लिए प्रेगनेंसी लाने के लिए सबसे अच्छा इलाज जो है आईवीएफ वो करवा भी ले तो आईवीएफ में कोई गारंटी क्यों नहीं लेता। और अच्छे ए ग्रेड के एम्ब्रियोज ट्रांसफर करवाने के बाद आए दिन हमारे पास पेशेंट आते हैं इस सवाल से कि आईवीएफ में ए ग्रेड के एम्ब्रियोज डलने पे भी आखिर क्यों प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। क्या हमारी बॉडी अनफिट है प्रेगनेंसी एक्सेप्ट करने को, या हमारा जो यूट्रस है जो वूम है वो एम्ब्रियो को रिजेक्ट कर देता है इसलिए हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। तो आज एक बहुत छोटे सेगमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी की हम बात करेंगे। ये बहुत कॉमन नहीं है बट ये अक्सर कारण पाया गया है जब आईवीएफ बार बार ए ग्रेड के एम्ब्रियो के साथ फेल हो रहा हो। तो ये है इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी। देखिए हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी हमें इन्फेक्शन से बचाती है। तो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है हमें तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, हमारी एंटीबॉडीज बढ़ जाती है, उसके अगेंस्ट एक्ट करती है और उसको कम कर देती है। ऐसे ही अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं, एम्ब्रियो आधा मदर से बनता है आधा फादर से बनता है। तो मदर के लिए ये एक सेमी फॉरेन चीज है, इसमें कुछ जो एंटीजेंस हैं वो फादर से भी आए हैं। अब एम्ब्रियो जो ये बना है जो सेमी फॉरेन है, इसके यूट्रस पे अटैच होने के लिए एक महिला की बॉडी में, एक वुमेन की बॉडी में यूट्रस के लेवल पे ऐसे चेंजेस होने चाहिए कि हमारी बॉडी इसको फॉरेन ना मानकर इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ना माउंट करे और इसको एक्सेप्ट करे और इसको इम्प्लांट होने दे। ये नॉर्मल तरीका होता है। बट जब यूट्रस के लेवल पे इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हो, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, तो ये सब उस एम्ब्रियो के विपरीत काम करती है और इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है। पर हम हर आईवीएफ फेलियर के अंदर इसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि आईवीएफ फेलियर में हमने बात की है सबसे ज्यादा रोल रहता है एम्ब्रियो क्वालिटी का। सो अगर हमारे एम्ब्रियोज ए ग्रेड के हैं और दूसरी बात जेनेटिकली टेस्टेड है, तब हम ये श्योर हो सकते हैं कि हाँ ये जो एम्ब्रियोज हैं इनका कोई दोष नहीं है आईवीएफ फेलियर में। और आईवीएफ फेलियर अगर इन चीजों के एब्सेंस में हो रहा है तो 60% चांस है वो एम्ब्रियो संबंधित हो। देन बात आती है दूसरे फैक्टर की, वो है हमारी एंडोमेट्रियम। यूट्रस की लाइनिंग को हम बहुत बार इवेल्युएट करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी से भी। अल्ट्रासाउंड पे तो देखते ही हैं कि ट्रिपल लेयर है, 7 mm से ऊपर है, ब्लड फ्लोस ठीक है, बट साथ ही हिस्ट्रोस्कोपी से भी इवेल्युएट करते हैं, यूट्रस की बायोप्सी टेस्टिंग भी करते हैं, बहुत बार एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे एरा भी करते हैं। अगर ये सब ठीक आता है तब हम तीसरे फैक्टर की तरफ जाते हैं जिसे कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। आईवीएफ फेलियर में सबसे ज्यादा रोल रहता है एम्ब्रियो का, उससे कम एंडोमेट्रियम का, बीच में एम्ब्रियो ट्रांसफर की स्किल का, और लास्ट में हम बात कर सकते हैं जब वो तीनों कारण ना हो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स का। जो हमने बात किया कि एक फीमेल का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो अटैक करता है। सो जब बार बार आईवीएफ फेल हो रहा होता है, रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर्स में, जब अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियो अच्छी लाइनिंग में डल रहे हैं, रिपीटेड मिसकैरेजेस में, रेकरेंट मिसकैरेजेस में, तब हमें सोचना चाहिए इन फैक्टर्स के बारे में भी। इन फैक्टर्स को अगर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो उसमें आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी, जिसे थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीन कहते हैं। तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स आपके ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, ये सारे जो है ये टेस्ट करा के चलते हैं। और अगर इनकी टेंडेंसी ज्यादा आती है, एबनॉर्मल आते हैं, तो आपको इंजेक्शंस भी लगाते हैं खून पतला करने के, अपार्ट फ्रॉम इकोस्प्रिन। देन बात आती है हमारी एएनए टेस्टिंग की। ये एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग का ही प्रोफाइल है। ऑटो एंटीबॉडीज देखते हैं आपके शरीर में बढ़ तो नहीं गई हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी उसे रिजेक्ट करी है। ईएनए प्रोफाइल, पीपीओ एंटीबॉडीज थायराइड के अगेंस्ट जो होती हैं। देन TH1 TH2 रेशियो, ये बताता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन का लेवल कैसा है। NK सेल एक्टिविटी। सो अगर हम टेस्ट की बात करें तो कोई कहीं पे अंत ही नहीं है। सो मच सो HLA टेस्टिंग,
किट टेस्टिंग ये सब की जा रही है आज की डेट में उन लोगों के लिए जिनके बार बार ए ग्रेड के एम्ब्रियो अच्छी लाइनिंग में इम्प्लांट नहीं हो रहे हैं, टू फाइंड आउट द रीजन कि आखिर आईवीएफ 100% सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। अब अगर हम इन सब टेस्टिंग की बात करें, ये महंगे टेस्ट हैं, इजिली अवेलेबल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम इनको जान ले तो इनके लिए डेफिनेटिव इलाज अवेलेबल है कि हम उसको टारगेट करेंगे और पक्का पक्का प्रेगनेंसी आएगी। हर आईवीएफ सेंटर ने अपने अनुभव से, अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी डिवाइस करी हैं, अपनी अपने ट्रीटमेंट में यूज करनी शुरू करी है जो इन फैक्टर्स को ऑलरेडी कवर करके चलते हैं। अगर मैं अपने सेंटर की बात करती हूँ तो हम हेपरिन की जहाँ तक बात है, ब्लड थिनर की बात है, काफी पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं जिनकी पहले फेलियर की हिस्ट्री रही हो, पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो, at least for the initial 3 months, even if these reports are normal, as an empirical treatment। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात की है, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट वो होता है जिसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ केसेस में उसका रोल पाया गया। बट वो कौन से लोग हैं उसके लिए टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, पर वो सिर्फ एक स्टडी प्रोटोकॉल में टेस्टिंग की जाती है। देन इंट्रालिपिड का यूज है, एनके सेल एक्टिविटी को कम करता है, थाइमोसिन ड्रग है वो कम करता है, तो इसमें से हम इंट्रालिपिड का इस्तेमाल काफ़ी बार करते हैं जब हमारे पास रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर के पेशेंट हो। लिट थेरेपी होती है जिसके अंदर हस्बैंड का ब्लड लेके उसको वॉश करके WBC अलग करके इंट्राडर्मल इंजेक्ट करते हैं वाइफ को, ताकि उनकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को हम डिसेंसिटाइज एक तरीके से कर पाए। दैट कैन बी ट्राइड। देन ये सारी जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट की करवाई जाए, एक बहुत छोटा सबसेट है, मैं उसको प्रोबेबली लेस देन 5% मानूंगी, जिनके अंदर अगर बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, इम्प्लांटेशन होता है बट इट डजंट ग्रो वेल, मे बी दिस इज द रीजन। कुछ ओरल टैबलेट्स हम इंक्लूड करते हैं, HCQS एक टैबलेट है, या डेक्सा है, या फिर टैक्रोलिमस है, जो आज की डेट में देखा गया है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ केसेस जिसके अंदर हमारे ANA टाइटर्स ज्यादा आ रहे हैं उसमें हमें मदद कर सकती है। तो मोटा मोटा आपको ये समझना चाहिए कि ए ग्रेड के एम्ब्रियोज डालने पे अच्छी लाइनिंग में भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, एंड इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ योर ट्रीटिंग डॉक्टर कि उन्होंने ये सारी दवाइयां आपको ये सारे टेस्ट नहीं कराए। आपको समझना होगा हर आईवीएफ से पहले 9 टेस्टिंग की जरूरत है, 9 इलाज की जरूरत है। ये टेस्टिंग या इलाज ये तभी किए जाते हैं जब आपके मल्टीपल फेलियर्स हो, मोर देन 2 फेलियर्स हैं, हमारे एम्ब्रियोज टेस्टेड है, लाइनिंग टेस्टेड है, उनके अंदर कोई इशू नहीं है, तब हम इन रेयर डिसऑर्डर्स के बारे में सोचते हैं। एक मेडिसिन में रूल है कि थिंक ऑफ द कॉमन थिंग्स फर्स्ट, सो हम उसी ऑर्डर में ट्रीटमेंट करते हैं। आई नो आपके लिए एक बहुत इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, बट आप ये भी समझिए कि 100 लोगों को दवाई दे दें और एक को ही शायद फायदा हो, तो उस दवाई के हो सकता है नुकसान जो है उसके साइड इफेक्ट्स 99 और लोगों को भुगतने पड़ेंगे। तो उन्हीं सब सबसेट्स में ये सब दी जाती हैं जहां पे देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ आईवीएफ फेलियर और देयर इज रिपीटेड मिसकैरेज। अगर आपका भी आईवीएफ फेल हुआ है और आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर आईवीएफ जर्नी, और जो भी फैक्टर्स हम इवैल्यूएट करके ठीक करके चल सकते हैं वो हम जरूर करके चलेंगे। थैंक यू।